हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे रेड हल्क और फोर्टियन के बीच जो है वो ज़बरदस्त तरीके की जंग चल रही है, जहाँ पे जनरल फोर्टियन अपनी ज़बरदस्त तरीके के वेपन्स को रेड हल्क के ऊपर भेज भेज के आजमा रहा है। लेकिन यहीं से दूसरी तरफ हमने देखा था कि एक और मुसीबत जिसका नाम 01 है, वो दरअसल इंडिया हैदराबाद जाके वहाँ के खतरनाक किस्म के क्रिमिनल ब्लैक फॉग को उसकी जेल से आज़ाद करवाती है और उसकी जो काफ़ी बुरी हालत हो चुकी होती है उसको अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से एक नई तरह की ज़िंदगी दे देती है और अब वो उसको रेड हल्क के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार कर रही है। अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत डीप स्पेस के अंदर से होती है, जहाँ पे हम बेसिकली अपनी उसी पूरी की पूरी स्टोरी के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ओमेगेक्स नाम की चीज़ जो है वो अर्थ की तरफ आ रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अजीब व गरीब एलियन रेस जो है वो बेसिकली इस ओमेगेक्स के ऊपर जो नज़र रखी हुई होती है और वो इस बात के बारे में पता लगाते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ अर्थ की तरफ जा रही है। और अर्थ ही वो जगह है जहाँ पे स्क्रल एम्पायर जो है वो ख़त्म किया गया था। और वो लोग यही बताते हैं कि हो सकता है कि शायद स्क्रल के लोगों ने ही ये पूरा का पूरा एनर्जी सिग्नल अर्थ के ऊपर छोड़ा हो और तभी ओमेगेक्स उसको अपना नया टारगेट समझ के वहाँ पे जा रहा है। तो वहीं से उनका तीसरा साथी पूछता है क्या उस दुनिया के ऊपर जो लोग रहते हैं क्या वो वर्दी है भी कि नहीं। तो कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है और क्या है, बस फर्क हमसे पड़ता है। एंड वी आर द लास्ट ऑफ द नोरेक, हम वो हैं जिसकी दुनिया को बेसिकली ओमेगेक्स ने ख़त्म कर रहा था। और तब से ही हमारे लोगों ने इस बात की कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लिविंग वेपन को इस पूरी की पूरी यूनिवर्स में ऐसे आज़ादी से घूमने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें जो है उस ओमेगेक्स के थ्रेट को अपने ही तौर से सॉल्व करना होगा इससे पहले कि वो अर्थ तक पहुँचे। तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हमारा आज एक ही पर्पस है, प्रिपेयर टू बैटल। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो एक अजीब व गरीब हमें एलियन रेस नज़र आई है, ये दरअसल ओमेगेक्स से लड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए वहाँ पे जा रही है। लेकिन इसी के बाद हम दोबारा शिफ्ट होते हैं यहाँ पर रेड हल्क की बॉडी के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली एनी और चक वगैरह मिलके जो हैं वो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ड्रोन्स भेज रहे हैं जिसके जरिए जनरल फोर्टियन की ब्रेन माइंड्स हैं उसको जाके डीएक्टिवेट कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो रेड हल्क की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आके उसके सारे के सारे माइंड्स और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और ये बात उनको समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार इनके जो ड्रोन्स हैं उनको तो एंटीबॉडीज़ फ़ौरन से डिटेक्ट करके ख़त्म कर देती हैं, लेकिन फोर्टियन की जो ड्रोन्स हैं उसको क्यों ख़त्म नहीं कर रही हैं। तो वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है और शायद अगर हमें इस बात का पता लग जाए तो हम इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो रेड हल्क बोलता है कि बैनर अगर होता तो उसको इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पता होता, क्या तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हुई है। तो एनी बोलती कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मेरी बस उससे इतनी ही बात हुई थी कि उसने हमें परमिशन दी थी गामा बेस से बाहर निकलने की, लेकिन उसके बाद से ना ही उसने कोई हमारी मदद करी और ना ही हमसे कोई बात करी है। तो वहीं से गस बोलता है कि देखो तुम पिछले 2 महीनों से सोए नहीं हो और तुम अभी भी फंक्शनल हो, ये चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग है। तो एनी बोलती कि मेरे ख्याल से हमें इसको एक स्टिमुलेंट दे देना चाहिए गस, ताकि ये इसी तरह से एक्टिव रहे। लेकिन रेड हल्क बोलता है कि नहीं, अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस इस ट्रक को रोको, मुझे बाहर निकलना है। तो इसी तरह गस बोलता है कि चलो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं अपनी गाड़ी को ऐसी ज़बरदस्त जगह के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पे तुम्हारा सोने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहेगा। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे इसको कहीं और नहीं, एक आर्मी के पूरे की पूरे जहाँ पे जहाज़ों को डंप किया जाता है वहाँ पे लेकर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही जनरल रॉस इस गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो फौरन फोर्टियन को उसकी लोकेशन पता चलना शुरू हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि वो जिस तरह की व्हीकल के अंदर मौजूद था उसमें जो है उसकी लोकेशन वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जैसा कि उनको लोकेशन पता चल गई है तो वो फौरन से अटैक करने की दोबारा से तैयारी कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे रेड हल्क आता है, इन सारे के सारे पुराने ज़माने के जहाज़ों को देख रहा होता है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस्तेमाल हुए थे, जो कि हल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे, और ये सारे के सारे जहाज़ जनरल रॉस ने ही यहाँ पे डीकमीशन करके भेजे थे। और जनरल रॉस बताते हैं कि किस तरीके से वो भी इस पूरे के पूरे जहाज़ों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने इसमें से बहुत ज़्यादा जहाज़ों को उड़ाया है, लेकिन ये जो जहाज़ है F4 फैंटम 2 ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल और फास्ट था और जनरल रॉस इसी का काफ़ी लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते थे जब इसकी जो है प्रोडक्शन भी बंद हो चुकी थी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं तो अचानक उनकी चारों तरफ धुंध धुंध सी छाने लगती है। तो वहीं से एनी बोलती है कि ज़रा देखो अचानक से ये सारा का सारा फॉग कहाँ से आने लग गया। तो रेड हल्क बोलता है कि फॉग, वो भी एक ड्राई डेजर्ट के अंदर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं से एनी बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये फॉग कोई नेचुरल नहीं है, लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और वहीं से वो चक बोलता है कि हे गस, क्या तुम हमारे आसपास का सारा एनवायरनमेंट स्कैन कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ अनयूजुअल चल रहा है, गस कम इन। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि लगता है कि ये किसी किस्म की फोर्टियन का नया बनाया हुआ वेपन है जो कि वो यहाँ पे आजमा रहा है। लेकिन वहीं से एनी कहती है ज़रा पीछे की तरफ देखो, मैंने वहाँ पे किसी चीज़ को देखा है। तो रेड हल्क बोलता है कि क्या, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कहती है कि ज़रा ऊपर की तरफ वहाँ पे कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आई है। तो रेड हल्क बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, कुछ एनर्जी की ट्रेस तो मुझे भी नज़र आ रही हैं। और अगले पल वो पीछे देखते हैं कि पहाड़ी के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ होता है और वहीं पर अगले पल रेड हल्क उछलता हुआ सीधे उसकी तरफ जाता और कहता है तो चलो मैं ज़रा उसको करीब से देख कर आता हूँ। लेकिन तुम कहाँ गायब हो गए अचानक से, मैंने तो अपनी आंखें तक नहीं झपकाई और तुम मेरे सामने से गायब भी हो गए। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा ब्लैक फॉग है इतना ज़्यादा फुर्तीला है कि ये रेड हल्क की आंखों के सामने से गायब हो गया, उसको पता तक नहीं चला। और अगले पल वो पीछे से आके उसके ऊपर अपनी तलवार उसके पूरे की पूरी कमर के अंदर घुसा देता है और रेड हल्क चिल्लाता है कि मेरे पास आओ तुम।
और तुम्हें देख के तो यही लग रहा है कि तुम वो नहीं हो जिसको मिलिट्री ने भेजा हो। तो ब्लैक फॉग बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक समझे हो, मैं नहीं हूँ। तो रेड हल्क बोलता है कि चलो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हें चीर के फाड़ने में ज़रा भी तकलीफ महसूस नहीं होगी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि ब्लैक फॉग उसके पास से गायब होता है और सीधा उसके पीछे आके उसकी गर्दन के अंदर अपने दोनों के दोनों डैगर्स को घुसा देता है। लेकिन वहीं से रेड हल्क बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका स्पूकी, अब मैं तुम्हें अपने साथ नीचे लेके जा रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि उसको सीधा घसीटते हुए अपने साथ जमीन पे लाके मारता है और कहता है कि तुम्हें बड़े लड़कों के साथ खेलने का ज्यादा ही शौक है ना, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसा फील होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक फॉग जो है एक फॉग की तरह यहाँ से वहाँ गायब होते जा रहा है और रेड हल्क के हाथ में नहीं आ रहा। तो एनी बोलती कि जरा ऊपर की तरफ देखो, वो वहाँ है। तो रेड हल्क बोलता है कि हाँ मैंने देख लिया, मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये सब ये कैसे कर रखा है, लेकिन मैं इसको बर्बाद करके जरूर रख दूंगा। लेकिन वहीं से एनी बोलती है कि ओ गॉड, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, तुम आखिरकार सही तरीके से हील क्यों नहीं कर रही हो। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ ही देर में हील कर जाऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं, तुम हील नहीं करोगे अगर तुम इस तरह से जागते रहोगे और सोओगे नहीं, तुम्हारी एनर्जी जो है उस तरह से वेस्ट हो रही है। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें रीग्रुप होकर यहाँ से फौरन बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये आदमी कौन है। अगर ये तुम्हें हर्ट कर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। तो रेड हल्क बोलता है कि मैं इस तरह के लोगों से पहले भी लड़ चुका हूँ जो कि इस तरह स्टेल्थ में लड़ना पसंद करते हैं, और अभी मेरे अंदर इतनी स्टीम बाकी है कि मैं उसको तो हैंडल कर ही सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि 01 यहाँ से सारी की सारी चीज़ें देख रही होती है और जेकब पूछता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है उसके साथ। तो कहती है कि वो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ब्लैक फॉग के वो कोई खतरा पहुंचा भी सकती है। तो जेकब बोलता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन ब्लैक फॉग उसकी तो जान नहीं लेगा ना। क्या मैंने ठीक कहा? आई मीन हमने तो वहाँ पे सिर्फ उसको रेड हल्क को मारने के लिए भेजा और किसी को नहीं। तो 01 बोलती कि वेल, मैंने उसके दिमाग के अंदर ऐसा काफ़ी ज़्यादा चेक्स को इंस्टॉल किया है और ब्लैक फॉग का सबसे प्राइमरी गोल ये है कि उसको हमें किसी भी कीमत के ऊपर प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर उसके मिशन के अंदर कोई चीज़ आती है जो उसको रोकने की कोशिश करे तो उसको किसी भी हाल में उस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा, चाहे उसको किसी को भी मारना क्यों ना पड़े। और यही तो सबसे बड़ी बात है ब्लैक फॉग की, और यही बात तो ब्लैक फॉग को लिविंग नाइटमेयर में बदल देती है। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लैक फॉग दोबारा से उसके ऊपर अपनी तलवारों को लेकर हुए अटैक करता है। लेकिन वहीं पे रेड हल्क एनी को पकड़ता है अपने साथ और कहता है कि चलो हमें यहाँ पे ऊपर की हाई ग्राउंड की तरफ जाना होगा, वरना हम यहाँ पे जो है कुछ समझ नहीं पाएंगे इस पूरे के पूरे फॉग के अंदर। और एनी बोलती कि चक, क्या तुम गस को ट्रैक कर सकते हो फ्रॉम द लैब? तो वो कहता है कि मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरी बार मैंने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी और उसके बाद कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि हम। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चक खड़ा होता है उसके अंदर से एक तलवार आके उसको दो टुकड़ों के अंदर काट देती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहीं पीछे से आता है बेसिकली ब्लैक फॉग और उस पूरे के पूरे LMD को बीच में से काट के दो टुकड़े कर देता है। और रेड हल्क बोलता है कि नहीं, उसको अकेला छोड़ दो, तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है तो आओ मुझसे मुकाबला करो। और अगले पल हम देखते हैं कि वो एनी को मारने के लिए भी आ रहा होता है, लेकिन रेड हल्क उस तलवार को अपनी पूरी की पूरी तलवार को अपने हाथ के अंदर घुसवा लेता है और कहता है कि मेरे पीछे रहो एनी, वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। तो रेड हल्क बोलता है कि हाँ, लेकिन अब मुझे उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस नीचे झुकी रहो। और अगले पल हम देखते हैं कि रेड हल्क यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की थंडर क्लैप मार के उसको उड़ा के फेंकता है और कहता है क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़े होने की कोशिश करोगे? आई बैठ के अगर तुम यहाँ पे खड़े होते हो तो मैं दोबारा मार मार के तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम जिंदगी में कभी खड़े नहीं हो पाओगे। तो वहीं से एनी बोलती है कि तुमने कर दिखाया, वो यहाँ से भागना शुरू हो चुका है। तो रेड हल्क बोलता है कि मेरे लिए इतनी भी ज़्यादा किस्मत की बात नहीं है, वो हमसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बार बार आके हमें स्टिंग करता रहे। वो हमें आसान मौत नहीं देना चाहता है, बल्कि वो एक ऐसी मौत देगा जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कट्स मेरी बॉडी के ऊपर होने वाले हैं। लेकिन सच कहूँ तो उसकी बॉडी के अंदर से एक ज़बरदस्त किस्म का एनर्जी सिग्नेचर निकल रहा है, इसका मतलब कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ फ्रीक। और अगले पल रेड हल्क वहाँ पे पूरे के पूरे जहाज़ को उठा के सीधा उसकी तरफ मारता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक फॉग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो इस पूरे के पूरे जहाज़ के मलबे के नीचे दब चुका होता है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पे रेड हल्क उसके पास जाए, उसको पकड़े, उससे पूछताछ करे, अचानक हम देखते हैं कि वहाँ से एक तरह का टेलीपोर्टेशन डिवाइस ऑन होता है और उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। लेकिन वहीं से रेड हल्क बोलता है कि मैं इस वक्त उछल नहीं सकता हूँ। तो एनी बोलती कि कम ऑन, तुम यहाँ पे बेहोश हो जाओगे, तुम्हें यहाँ से आगे चलना ही होगा, हमें वापसी ट्रक के अंदर जाना होगा जल्दी से। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जनरल 14 भी, क्योंकि रेड हल्क के ऊपर नजर रखे हुए थे, तो वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से उनके स्पेस के अंदर एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट यानी कि UFO जैसी चीज़ नजर आती है जो कि टेलीपोर्ट करते हुए ब्लैक फॉग को यहाँ से ले जाती है। और वहीं से वो बोलते हैं कि सर, मेरे ख्याल से उन लोगों ने हमें देख लिया और वो हमारे ऊपर ओपन फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे 01 उनके जहाज़ के ऊपर अटैक करके उनके इंजन नंबर 2 को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। तो वहीं से 14 बोलता है कि आखिरकार ये है क्या चीज़, हमें फॉरन एडवर्ड एयरबेस के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग करनी ही होगी। और रेड हल्क हम देखते हैं कि इस वक्त काफ़ी बुरी हालत के अंदर अपनी मौजूद है और वो कुछ बोलने चलने के भी काबिल नहीं है। तो एनी बोलते हैं कि कम ऑन, मुझे ट्रक दिख रहा है, हम यहाँ से जा सकते हैं। और अगले पल जब वो ट्रक के पास पहुंचते तो वो देखते हैं कि बेसिकली गस की हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसको ब्लैक फॉग ने बीच में से चीर दिया, उसको 2 टुकड़ों के अंदर बांट दिया है और कहता है कि मैंने तुम्हारे तक ये लाने की कोशिश करी थी, मैंने एक सीरम को प्रोसेस किया है जो कि मेरे ख्याल से तुम्हारे इस पूरे के पूरे वायरस को ख़त्म कर सकता है। तो वहीं से एनी बोलती है कि ओ गस, मुझे माफ़ कर देना कि हम तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के गए। तो रेड हल्क बोलता है कि आई गॉट हिम गस, मैंने उसको हरा दिया जिस बंदे ने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी।
और आखिरकार ये क्या चीज़ है? तो गस बोलता है कि ये एक हार्मलेस वायरस है जो कि तुम्हारे अंदर सारे के सारे ड्रोन जो घुसे हुए हैं उसको अटैक करने की कोशिश करेगा, और आई होप कि इसके ज़रिए वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी जो कि हम इतने टाइम से करना चाह रही हैं। इस वायरस का बनाने का मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर की जो एंटीबॉडीज़ है वो उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ताकि सारी की सारी एंटीबॉडीज़ इस वायरस से लड़ने के अंदर लग जाएँ, और इतनी देर में हम नाइनाइट का इस्तेमाल करके तुम्हारे अंदर के उस माइंड्स को बेकार कर सकते हैं, और इसके ज़रिए तुम सुकून से फिर सो पाओगे। तो रेड हल्क बोलता है कि इसके बाकी के हिस्से को ग्रैब करो फौरन से और ट्रक के अंदर डालो, हम उसको वापसी जोड़ने की कोशिश करेंगे, बैनर इसको ठीक कर सकता है। तो एनी बोलती है कि नहीं, ये इस तरीके से काम नहीं करता है। तो रेड बोलता है कि हे रे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगले बार हम देखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी उसके हाथ के अंदर मेल्ट हो जाती है। तो एनी बोलती है कि हम सारे के सारे गामा बेस LMDs को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर हम मर जाएंगे या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ख़राब होगा तो हम अपने पीछे कोई ट्रेस नहीं छोड़ेंगे, हमें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जब हम मरते हैं तो हम सच में मर जाते हैं। चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए इससे पहले कि हमारे पीछा करते हुए कोई और यहाँ पे पहुँच जाए। अब इसी तरह हम देखते हैं कि हम यहाँ से सीधा एडवर्ड एयर बेस के अंदर शिफ्ट होते हैं, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे 01 के बेस ऑफ ऑपरेशन के अंदर भी शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इस वक्त 41 और 01 दोनों एक जैसी ही बातें कर रही हैं। इस वक्त वो दोनों जो हैं रेड हल्क का पूरी की पूरी लोकेशन को खो चुके हैं, उनको नहीं पता कि क्या हुआ, और इस वक्त इन दोनों ने आज जो बेसिकली रेड हल्क के खिलाफ हार को फेस किया है। तो इस वक्त इन दोनों लोगों का मोटिव एक ही है। जनरल 41 भी यही चाहता है कि वो बेसिकली रेड हल्क को मार के जनरल रॉस की मौत का बदला ले, और वहाँ पे ओमनी सेपियन की 01 ये चाहती है कि जैसा कि उसने उसकी पूरी की पूरे मिशन के अंदर तरंग अड़ाने की कोशिश करी थी तो वो आगे भी कर सकता है, तो इसलिए उसको रास्ते से हटना ही होगा। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों लोग इस बात का फैसला करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसमें कितना भी पैसा लगे, कितनी भी रिसोर्सेज और टाइम क्यों ना लगे, वो गिर के ही रहेगा। और इसी तरह हम यहाँ से दोबारा एनी और रेड हल्क के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर रेड हल्क तकरीबन पिछले 2 दिन से जो है सो रहा था इस गाड़ी के अंदर, और कहता है कि सच में मैं, लेकिन बदला क्यों नहीं। तो वहीं से वो कहती है कि नहीं, गस ने इस वायरल को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बनाया है, यहाँ पे बेसिकली तुम हल्क भी बने रहे और सोते भी रहे, ताकि अगर हमें कोई नुकसान पहुँचे तो तुम बिल्कुल सेफ रह सको। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ज़रा एक मिनट, रेड लाइन, ये तो स्टीव रॉजर्स की तरफ से एक मैसेज है, और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली स्टीव की तरफ से रेड हल्क के लिए एक मैसेज आता है, और वो कहता है कि क्या बात है, क्या कोई नया मिशन है। तो कहता है कि रॉस, मैं एक ट्रांसपोर्ट को अरेंज कर रहा हूँ तुम्हारी लोकेशन में अगले 26 मिनट के अंदर, और तुम्हें उस ट्रांसपोर्ट के अंदर बैठ के फ़ौरन केप नेवेरल लेकर आया जाएगा। तो रेड हल्क बोलते हैं कि क्या मतलब, हमें नासा जाना है। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इस वक्त तुरंत जो है एक रॉकेट को लॉन्च करने वाले हैं, तुम्हें जो है इस वक्त स्पेस के अंदर भेजा जाने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे वो जो पूरा ओमेगा एक्स वाला खतरा था जिसके खिलाफ एक एलियन सिविलाइजेशन उससे रोकने और उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी, हम देखते हैं कि बेसिकली वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, और उन्होंने मरने से पहले ये मैसेज अर्थ के ऊपर भेजा है कि किस तरीके से उन्होंने इसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद इस वर्ल्ड एंडर से वो जो है मुकाबला नहीं कर सके और फेल हो गए, जिसको ओमेगा एक्स के नाम से जाना जाता है, और अब प्लेनेट अर्थ तक उसको रोकने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। तो इसलिए हम देखेंगे कि किस तरीके से अब स्टीव रॉजर्स रेड हल्क को जो है बेसिकली स्पेस के अंदर भेजने वाले हैं इस ओमेगा एक्स से मुकाबला करने के लिए। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी बेसिकली इस वाली स्टोरी का एंड होता है, जहाँ पे हमने रेड हल्क की एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार स्टोरी को देखा, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से रेड हल्क एक वनरेबल फॉर्म के अंदर आ गया है, जहाँ पे एक आर्मी के जनरल ने रेड हल्क को उसके घुटनों पे लेकर आ गया है। सारे एक खतरनाक किस्म का टेक्नोलॉजी से बना हुआ खतरा 01, और उसके ज़बरदस्त तरीके के हमने इंडियन एंटी हीरो को भी देखा जो कि ब्लैक फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा कूल था, और हैदराबाद वाला पूरा सीन मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको ये आज का कॉमिक पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। और इसका जो अगला स्टोरी आर्क होने वाला है वो सच में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है, जिसमें हम ओमेगा एक्स की स्टोरी के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ब्रेक लेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाएंगे जो भी हमारे टाइमलाइन के अंदर मौजूद है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह के ऑसम मार्वल और डीसी कॉमिक्स को मेरे चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मैंने जो है अपने दूसरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को बनाया है, जहाँ पे आजकल हम मूवीज, ट्रेलर्स और दूसरे ब्रेकडाउन्स वगैरह को वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप पॉप कल्चर के हवाले से सब कुछ जानना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।